अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपके हर दिल अज़ीज़ मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा आपकी खिदमत में आज आए हैं। आदिल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द प्रोग्राम। माय प्लेयर सर, ऑलवेज़ माय प्लेयर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का शुक्रिया। जो नहीं भी देते उनका बहुत शुक्रिया और जो मेरे पेट्रन्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। आदिल सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उम्मीद है आपकी फैमिली, आपकी वालिदा खैरियत से होंगी? कुछ बताइएगा। सर, जो लास्ट खबर है उनको रिलीज़ करने के बाद मेरे चाचा कर्नल फ़ख़ार आज़म को भी रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि मुझे कट ऑफ करेंगे और डिनाउंस करेंगे, पब्लिकली भी डिनाउंस करेंगे और मुझसे 100% कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लेंगे, इंक्लूडिंग मेरी वालिदा सर। और उस वजह से मेरी उनसे मुझे ज उनको मुझसे बात करने की इजाज़त नहीं है। उनकी जो है इवन हर किस्म की उनकी जो है कम्युनिकेशन वो मॉनिटर हो रही है। तो अब बस थ्रू थर्ड पार्टी खैर-खैरियत ही पता चलती है। पाकिस्तान में वही हाल है, जो पूरी पाकिस्तान की माँओं-बहनों, बेटियों का हाल है, तो वही हाल मेरी फैमिली का भी है सर। कोई बुरा ही हाल है सर, कोई अच्छा हाल तो किसी का भी नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें कि कोई कानून, दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो अपनी एक माँ को अपने बेटे से बात करने से रोक सके। और इन्होंने सर ये काम किया है कि इन्होंने अपनी माँ को अपने बेटे से बात करने से जो है वो मना कर दिया है। पाकिस्तान में कैद कर लिया है, एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते से अगवा की गई थी और उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अपने किसी और बच्चे के पास जाने की भी इजाजत नहीं है अब। और बिलखसूस मुझसे बात करने की इजाजत नहीं है अब। आप अंदाजा करें सर। और इसके अंदर जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खानदान के अंदर लोगों को भी इस्तेमाल किया गया तोड़ के। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आदिल चलिए, एक तो ख़ैर ये खुशखबरी है कि खैरियत से हैं और ये जो आपने बात की ना आदिल, ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट, ये आपको पता है ये हज़ारों साल पुरानी ये एक रिवायत थी। बहुत ही एक घटिया किस्म के माशरे होते थे या बड़े जो ज़ालिम किस्म के होते थे, वो एक आदमी की वजह से वो पूरे-पूरे ख़ानदानों को पकड़ लेते थे, पूरे-पूरे गाँव, पूरे-पूरे कबीले, पूरे-पूरे जो रिश्तेदार सबको मार दिया जाता था। जिस तरह हम लोग फाटा में अंग्रेज़ करता था और हम भी जब फाटा जो होता था उधर भी इस तरह करते, किसी का आदमी पूरे घर उड़ा दिए कि जी तुम्हारी ये कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है। ये तो ऐसी बर्बरियत है। ख़ैर आदिल ये इंशाल्लाह ऐसे ही मुझे बहुत उम्मीद है, तो ज़रा थोड़ी-सी आगे चल के बात करते हैं। आदिल सबसे पहले तो ये एक बड़ी इमर्जिंग न्यूज़ आ रही है इस वक़्त कि इमरान खान का नाम जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। ये मेरे पास एक ये ट्वीट किसी ने भेजी है कि जी जो अपने हैं ना प्रेज़िडेंट इसके पाकिस्तान मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो हैं, इनका नाम है अपना मुनीर काकड़, पाकिस्तान बार काउंसिल के, और अफजल हरीफाल ये प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इन दोनों ने कहा है कि एक स्टेटमेंट दी है कि जी फैमिली जो है इसकी अब्दुल रज़ाक शर की, उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा था कि वो एफआईआर रजिस्टर करें इमरान खान की, और लिखा है कि यूजिंग ट्रेजेडीज फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज डिस्गस्टिंग। तो ये भी एक हो गया है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है और इमरान को नॉमिनेट कर दिया है उसके मर्डर में। और हालांकि सारी दुनिया सैकड़ों जगह से लोग कह रहे हैं कि ये उनकी फैमिली की जाती दुश्मनी थी, उसका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं था। सर, बहाना बनाना है, अभी बहाना आर्मी एक्ट के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वाले हो गए हैं, तो ये भी बहाना बना रहे हैं, ये चल नहीं पाएगा सर। ये जो बयानियां बनाना चाह रहे हैं, सर तोड़ के बनाना चाह रहे हैं, वो चल नहीं पाएगा सर। किस तरह चल पाएगा? अभी नया बयानिया जो बनाने जा रहे हैं कि जी फौजी, पहले आपने कोर कमांडर हाउस को जिना हाउस बना करने का बयानिया और हुँ, उसकी तकद्दुस का बयानिया, वो फेल हो गया। कौम हुँ, ने ये मैंने ड्रामेबाजी की, हुँ, भूखी नंगी कौम के पैसे जो हैं, जो बचे कुचे पैसे हैं, वो लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, हुँ, बिकॉज जान नहीं है। पब्लिक फौजी बयानिया सर आपको पता है, जो हुँ, वो चल नहीं पाता हुँ, कभी भी। जो हुँ, डिक्टेट बयानिया होता है, हुँ, अवामी बयानिया चलता है, हमेशा अवामी बयानिया चलता है। जब तक फौज के साथ अवाम थी, हुँ, फौज का बयानिया चल रहा था। अब हुँ, अवाम नहीं है फौज के साथ, फौज का बयानिया नहीं चलेगा। अगला बयानिया ये तैयार कर रहे हैं कि फौज में बगावत होगी और उसका शिकार होंगे जनरल सलमान फयाज गनी और उनके साथ जो ऑफिसर्स जिन्होंने वाकई जो है वो आवाज हक बुलंद की और जिन्होंने अपने ही शहरियों के ऊपर गोली नहीं चलाई, उनको रगड़ने का इनका प्लान है अगले बयानिया के तहत। और वो बयानिया अभी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? हुँ, उसके पीछे सर जो बची कुची जो आपकी जमहूरियत है ना आपके मुल्क के अंदर, उसको भी जड़ से उखाड़ फेंकने की जो है वो कार्रवाई चल रही है कि खत्म करो एक दफा, हुँ, 100% कंट्रोल करो। और अगली एक्सटेंशन के लिए अभी से तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे। तो और मजबूरी इनकी है कि मार्शल ये लगा नहीं सकते, सैंक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी अपनी जायदादें बाहर है, इनके अपने ऊपर सैंक्शन लग जानी है। अब इनको पता है कि यार हमने जो भी करना है वो बड़ा जो है ना ऊपर पपेट्स को बैठा के करना है, शोबाज जैसे पपेट, राणा सनाज जैसे पपेट टाइप लोग हैं उनको बैठा के करना है। तो बयानिया ये बना, बयानियों पे बयानिया बना रहे हैं, बयानियों की जंग चल रही, लेकिन इनका बयानिया ना पहले कामयाब हुआ था ना अब कामयाब होएगा सर। और ये इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा ये कर रहे हैं, मुकदमा तो करने को सर भुट्टो दौर के अंदर भी किया गया था, लेकिन वो तो भुट्टो साहब जो है वो उसमें नहीं तो किसी और चीज में इन्वॉल्व थे ना। क्या कहा इस तरह जाता है, हमें तो यही बताया गया, पता नहीं थे भी या नहीं थे। जो अब तो हर चीज कोई पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को जी डाउट डाउट में आ गई अब तो सिरे से। अब हुँ, तो मैंने आज फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर्स जो है एमआई और बल्कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, मैं डिटेल में उसको, हमारा जो सैटरडे को लाइव होगा उसके अंदर मेरे मेरे पास जब आप आएंगे, हुँ, मेरी सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सर्कुलेशन जो है वो ट्रिपल हो गई है जब से ये माशाअल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब में बैन किया मल्टीपल चैनल्स के ऊपर। और ये बहन भाई जो है ये यहाँ से उठा के फेसबुक पे और यूट्यूब पे फैला देते हैं वीडियो, वो चली जाती है, वायरल्स हो जाती है और उसके क्यूमुलेटिव व्यूज जो है वो 3 मिलियन प्लस पर डे पे चले गए वाह! वाह! हैं। उफ़!
इन्होंने बंद किया था सर अपनी तरफ से। इनका ख्याल था रेवेन्यू स्ट्रीम काट देंगे आदिल राजा की, तो आदिल राजा को हमने वहां पे जायदाद जब्त कर लिया है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, सब कुछ जो हम कर चुके हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम कट जाएगी तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा, उनका ये ख्याल था। लेकिन सर इतने बेवकूफ लोग हैं, इनकी सोच जो है ना गिटों से ऊपर है नहीं। ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो क्रिएट हुआ था, जो इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, आईएसआई एक्सपेंशन जनरल अशफाक परवेज कियानी ने जनरल मुशर्रफ के दौर में जो शुरू की थी, बेसिकली एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए की थी, और एमआई की ऑपरेशन आईएसआई को कंट्रोल रखने के लिए जनरल मुशर्रफ ने खुद शुरू करवा दी थी। अब ये कंटिन्यू हुई और एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया जो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह गस्तापो और स्टाजी किया करती थी। गस्तापो हिटलर के अंडर और स्टाजी जो है वो ईस्ट जर्मनी को किया करती थी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह सेटअप बनाया। अब लेकिन सर उसका वो सेटअप क्या है, वो सेटअप क्यों है? वो सेटअप इसलिए है कि 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की जो जंजीरें हैं वो जंजीरें टूटी नहीं, वो जंजीरें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल खत्म करके ब्रिटिश ट्रेंड मिलिट्री हंता जो है हमारी, उसके हवाले कर दी गई सर। हमने रियलाइज नहीं किया, आपने, मैंने, मेरे वालिद साहब ने, दादा ने ये चीज रियलाइज नहीं की। हम पाकिस्तान की खातिर जज्बात में आके लड़ते रहे, लेकिन ऊपर फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम फील्ड मार्शल अयूब खान एंड द टॉप गाइज हु वर ट्रेन्ड बाय देम, हु वर, आपने देखा है सर रॉयल प्रोटोकॉल्स हम देख के कितने खुश होते हैं फील्ड मार्शल अयूब खान के। डू यू थिंक दैट इज बिकॉज़ दे रियली रिस्पेक्टेड एंड लव्ड अयूब खान? नो, दैट वाज नॉट द केस। ही वाज देयर मैन. he was ruling us for them. That's why he was accorded this kind of a prestige and protocol. Please try to understand this. अब आगे समझ आया सर, अब होश आई है, अब होश आई है तो समझ आता है कि दिल दुखता है, ये अल्फाज में कहते हुए इतना शदीद दुखता है दिल कि शेरों में बात करने का दिल करता है कि यार बंदा शायरी करे। क्यों हबीब जालिब शायरी करता था, अहमद फराज शायरी करता था, इसलिए शायरी करता था ना सर। दिल दुखता है ना तो फिर शेर निकलते हैं ना, तो शेर में ही बंदा फिर बात कर सकता है। क्योंकि सर बात ये है कि ये सारी आपकी फाउंडेशन और फिर आज दिन तक जो आपकी फिशरमैन टेंडेंसीज हैं, अलर्जी पसंद तरीके हैं, वो आपसे ज्यादा सिंसियर हैं इस मिलिट्री हुंता से, पंजाब डोमिनेटेड मिलिट्री हुंता से ज्यादा सिंसियर है। क्यों? वो बात करना चाहते हैं, आप उनको गोली मारते हो। आप कहते हो मेरी पोस्टिंग हो जीटी रोड के ऊपर, वापस मैं जाऊं यहां पे, मैं जान छुड़ाऊं, ठीक है, मैं या तो कराची जाके बैठूं या फिर नीचे करके बैठना है तो जीटी रोड के ऊपर बैठूं, मैं मेन स्टेशन पे बैठूं, ठीक है। आप गलत नहीं सोचते, आपके बच्चों की तालीम अच्छी है, बाकी सब कुछ फैसिलिटीज अच्छी है। क्यों भाई, क्यों सिर्फ पंजाब में, अर्बन सिंध में ही अच्छी है, या खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ जीटी रोड के ऊपर ही अच्छी है? क्यों? व्हाई नॉट? जहां से सारा पैसा आप निकाल के चाइना को खिला रहे हो और खुद जो खा रहे हो जो बलूचिस्तान में, वहां पे क्यों नहीं अच्छी? ट्राइबल बेल्ट तो आपने जो है वो अपनी नौकरी सेट करने के लिए ठीक कर दी, और वो लोग अपना राइट लेना जानते हैं आप लोगों से, तो आपने जरा उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइडेड ट्राइब्स के इशू को आपने एड्रेस ही नहीं किया जरा से। तो बहरहाल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अब हमें अपनी बुनियादें हमारी पाकिस्तान की हिल गई हैं। हमें अब हर चीज को क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अब भी ये बयानिया की जंग क्यों उन्होंने जारी रखी हुई है? बिकॉज ये चाहते हैं कि बयानिया हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि इनको फिक्र है, अभी भी है, इसलिए एफर्ट लगा रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, लोगों को चुप करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर बयानिया कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बयानिया अगर इनको हमने कंट्रोल करने दे दिया और हमने आवाजें हक बुलंद करना छोड़ दी तो कर भी जाएंगे ये कंट्रोल। सब अच्छा है सर का, ऊपर ऊपर लोग बाहर बताएंगे, पैसा लेते जाएंगे लोगों से उधार के ऊपर, हमने कौन सा अपनी जेब से देना है, अपना काम चलाएंगे, टाटा बाय बाय करके अपने 6 साल पूरे करके अगले को ले आएंगे। अगला 6 साल पूरे, 6 साल की उन्होंने बारियां लगाई नहीं है, और मामला ठीक नहीं होने देता, क्योंकि जो बलूचिस्तान में जाते हैं वो 1 साल की बारी पे जाते हैं, 2 साल की बारी पे में जाते हैं, वो कहते हैं सारा टाइम टप जाए, बाकी जाए बाहर में, इसलिए वो बात करना चाहते हैं, गोली मारते हैं आगे से सर। जी सर, सॉरी, आपने भी बयानिया की बात शुरू में की थी कि ये सलमान फयाज गनी को और इनको जो ऑफिसर्स ने इस तरह की, आपके बार-बार आपके तवसत से इमरान रियाज खान के बारे में लोग बार-बार बात करते हैं, वो ठीक-ठाक है भाई, वो सेहत उनकी ठीक है भाई, वो आईएसआई इंटरनल विंग की हिरासत के अंदर है, बस मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं। जी सर। चलो, ये तो आदिल बड़ी खुशखबरी है, मेरे पास तो बहुत खतरनाक खौफनाक खबरें। नहीं, जानबूझ के एक एनवायरनमेंट ऑफ फियर क्रिएट की जा रही है कि लोगों को खौफजदा करके डरा दिया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस फैला दिए कि ओह ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोग वाकई डर जाते हैं सर। ओवरसीज पाकिस्तानी को डरा दिया, पीछे ये हो जाएगा, बंदे उठा लिए, पीछे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सर जो डर गया वो मर गया भाई। ये फियर एंड ग्रीड के जरिए जो है आपका फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, डर खौफ से आपको जो है ये आपको कह रहा है, अल्लाह ने आपको कहा कि तुम्हें आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हारे पर हालात आएंगे, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम लोगों की आजमाइश है, और अगर तुम उसमें पूरे नहीं उतरते तो तुम्हारा फैसला उसके ऊपर होगा। मतलब मुझे आजमाया गया अल्लाह ने, मैं नहीं कहता मैं बड़ा अल्लाह का नेक बनूं, बहुत गुनहगार आदमी हूं सर मैं, और लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम है सर, मैं कहता हूं मेरे अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिलना है। मैं अरबों रुपए का कारोबार छोड़ के यहाँ पे बैठा हूं, सब कुछ छोड़ छुड़ा के अपने अकाउंट फ्रीज करा के, एक को रेवेन्यू जो ये समझते थे कि फेसबुक और ट्विटर के वो यूट्यूब के जो आ रहे हैं पैसे शायद उसके लिए कर रहा है, वो भी बंद करा के, फिर भी आप मेरे देख लें वीलॉग मैंने अगर बंद किए हो तो आप ढूंढे ट्विटर के ऊपर आए, मैं लाइव कर रहा हूं ट्विटर के ऊपर, तो मैं तो सर चुप नहीं हुआ, मैं तो बात कर रहा हूं, और आप लोगों को भी ये कहता हूं कि बात करो यार, बात नहीं करोगे तो ये जीत जाएंगे। ये बयानिया कंट्रोल करना चाहते हैं, इनकी मजबूरी है बयानिया को कंट्रोल करना, ये नहीं बयानिया कंट्रोल करेंगे तो इनके मास्टर्स इनको हड्डी नहीं डालेंगे, ये हड्डी अपने मास्टर से लेने के लिए जो है बयानिया कंट्रोल करना चाहते हैं। इनका टेस्ट हो रहा है, बड़े क्रिटिकली इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, डोंट लेट देम विन, प्लीज स्पीक अप। जी सर। सो थैंक यू। सो बेसिकली आप एक इमरान रियाज पे मैं सर कमेंट करके आगे चलता हूं, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इमरान रियाज की जो फ्लोट की गई है रूमर्स की कि जो कोमा में चला गया या इंड्यूस कोमा में है या मार दिया गया या कत्ल हो गया या मर गया, ये सब गलत है, ये सिर्फ
खौफ खिलाने के लिए। सर मेजर मुदस्सिर ने उसको उठाया था अफगानिस्तान से, सॉरी सॉरी सियालकोट से उसको जाते हुए उनको उठाया था उनको, जो गाजी रोड के ऊपर इनका जो आईएसआई का ऑफिस है सियालकोट कैंट में, तारिक रोड पे गाजी हाउस, वहां रखा था। वहां से फिर उसको लाहौर लेके गए उनको, तारिक रोड पे, लाहौर वाली तारिक रोड पे इनका सेफ हाउस है। बहुत सी तारिक रोड है इसलिए मैं तारिक रोड का नाम ले रहा हूँ। तो लाहौर वाली तारिक रोड वाले सेफ हाउस में रखा गया था, उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और उनको पेशावर मुंतकिल किया जाना था। जो मैंने एक्सपोज किया है वो आज या कल में चले जाएंगे, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। ये जो बातें ये फैलाई गई है, कौमा ये वो, तशद्दुद किया गया है सर, ये मैं तुम्हें आपको कहता हूँ, बिल्कुल तशद्दुद किया गया है। एक इज्जतदार आदमी को थप्पड़ भी मारे जाए तो उसके लिए वो तशद्दुद ही होता है, ठीक है। ठीक है, और तो उसकी अच्छा, इज्जत अब मजबूत की जाए तो तशद्दुद ही होता है। दिस इज लेकिन ये एक्सीलेंट। जो फैलाई जा रही है बातें, मैं इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि ये तो टोटल फजूल बकवास है। और दरमियान में मैं इस वक्त मजीद बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ा ही इसमें नेगेटिव किरदार जो है वो उनकी अपनी फैमिली के अंदर से भी कुछ लोग जो है अपनी अदा कर रहे हैं, बट उसमें मैं बात नहीं करता। छोड़ें। ठीक है, ठीक, चलिए, दैट इज एक्सीलेंट न्यूज़। अगर ये सच है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे और खैरियत से वापस लेके, एक्सीलेंट। अब आ जाए वो सलमान फयाज़ गनी और वो अफसरों की जो आप कह रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि उनके खिलाफ किसी किस्म का ये क्या, वो क्या है, ज़रा उसकी थोड़ी डिटेल बताएँगे प्लीज़? सर जब सलमान फयाज गनी ने बेसिकली ऑर्डर किया था कि आप फायर नहीं खोलेंगे, ठीक है, हुँ, और ये अब नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसलिए इसने फायर नहीं खोला था कि लाइक माइंडेड ऑफिसर जो है जनरल आसिम मुनीर को हटाना चाहते थे हुँ, 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 और आसिम मुनीर का तख्ता उलटना चाहते थे, हुँ, और इसलिए इन्होंने ऑर्डर किया था कि जी आप बंदे नहीं भेजेंगे, और इसलिए जो है जीओसी 10 डिवीजन ने कोई एक्शन नहीं किया, ये कहा जा रहा है। हालांकि ये टोटली एक एमआई का सर्वे सेक्शन का ऑपरेशन था। और इसके और में कहते हैं जी बगावत हुई है। क्यों बगावत? उन लोग ऑफिसर्स को कह रहे हैं जो इमरान खान के सपोर्टिव खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो सारी करते हैं बेचारे, हुँ, लेकिन जो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी बीवियां कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको कहते हैं इन अफसरान ने बगावत की है। हुँ, इनको टांगना चाहते हैं बेसिकली, फौज के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल करना चाहते हैं सर, बिल्कुल इसको ये हिटलर की तरह की फौज बनाना चाहता है जिसको गस्तापो कंट्रोल कर रही है। गस्तापो ही चल रही है ना यहाँ पे, और क्या चल रहा है सर? उस्ताजी जो गस्तापो वाले सीन है सारे के सारा, फौज को भी रगड़ दो, आवाम को भी रगड़ दो, 100% जो है वो डू और डाई नेवर आस्क व्हाई वाली फौज बनाना चाहते हैं ना सर। तो फौज क्या रह गई है सर? बल्कि पंजाब पुलिस बन गई ना एक तरह से, वेल डिसिप्लिन पंजाब पुलिस है, एक सुपरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई जा रही है सर, और एग्जाम्पल क्रिएट की जा रही है हाईएस्ट लेवल पे जनरल सलमान फयाज गनी से लेकर नीचे तक कि अगर तुम लोगों ने अपने जमीर के हाथों मजबूर होकर कुछ किया तो ये तुम्हारे साथ करेंगे। जी सर। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बयानिया ये बना रहे हैं कि जी सलमान फयाज़ गनी एंड अ बंच ऑफ अदर ऑफिसर्स ये आसिम मुनीर को रिमूव करने की साजिश बना रहे थे, इस वजह से इन्होंने ये फायर नहीं खोला और अब इनको हम बगावत या इस किस्म का केस में इन्वॉल्व करके इनको सजाएं देंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये जी जी सर जी, लेकिन सर उस चक्कर में ना हुँ, वो लाजमी कहेंगे कि प्रो पीटीआई ऑप्शन है। इमरान खान ने इनको इंस्टिगेट किया था, हुँ, आदिल राजा ने किया था, हैदर मेहदी ने किया हुँ, था, करमल हुँ, अकबर ने किया था। इस हुँ, वजह से ये इमरान खान के कहने के ऊपर ये बगावत कर रहे थे। और उस गांव के अंदर जो है एक तरफ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि ये पीटीआई के खिलाफ ये काम करना चाहते हैं, एग्जाम्पल इंटरनल क्रिएट करना चाहते हैं, और उस चक्कर के अंदर टोटल 100% पॉलिटिकल सिस्टम अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत नहीं है। दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि पीटीआई मुकम्मल तौर के ऊपर डिसमेंटल और तबाह ना हो, सिर्फ इमरान माइनस हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, क्यों? क्योंकि इनको अभी डर ये है, और ये सब बावसूख जरा है कि मुसद्दिका खबर है, कि इनको अभी डर ये है कि आगे चल के पीपल पार्टी और नून लीग जो है ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को साइडलाइन कर देगी, और नवाज शरीफ साहब के ट्रैक रिकॉर्ड में एक्सटेंशन नहीं देते। राहिल शरीफ के केस में बात वाज़ेह हो चुकी है, तो फिर एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी आसिम मुनीर को, इसलिए पीटीआई को गेम में होना चाहिए। बस इमरान खान किसी तरह निकाल दो, वो तो हो नहीं पा रहा। तो फिर अगला फिर नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि कहीं चलो ठीक है वो तलवार भी पीटीआई की लटकती रहे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे, वो भी नहीं वो कराएंगे। तो जिस तरह 2018 में कंट्रोल इलेक्शन करवाए थे, ये भी कंट्रोल इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपने फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर जो उन्होंने एमआई और आईएसआई का क्रिएट किया है, उसके जरिए सर ये प्लान कर रहे हैं पूरे का पूरा सर। और वो कंट्रोल करता है, स्पेशल वेटिंग पावर्स उसको मिली हुई है, ब्यूरोक्रेसी वो बिल्कुल अल्टीमेटली वो कंट्रोल कर रहे हैं। और जो नहीं कंट्रोल होता उसको चुक के ले जाते हैं। चाहे अगर आप फर्ज करें ना, आप कहते हैं कि यार वो ये तो कंट्रोल नहीं होते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो? चुक के ले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर। सर प्राइवेट सेक्टर क्या चीज है वहां पे? वो ये तो मैं जिसको उठाना उठा लेते हैं सर। तो इसमें तो सर कोई इस किस्म की बातचीत है ही नहीं बहरहाल। सो आदिल, ये जो एक क्लियर हमारे पास एक सिचुएशन है ना कि अभी देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं है। आपका जब दिल चाहे जिस मर्जी बंदे को उठा लिया, उसको थ्रेटन किया, या उसकी माँ को या बहन को या बेटी को या बीवी को कोई और उनके साथ ज्यादती करें, उनको प्रेशराइज करें, या तो उनकी पॉलिटिकल डिसेंट को रोके या पार्टी छोड़ने से रोके, पूरा एक रेन ऑफ टेरर इम्पोज करें पाकिस्तान पे, तो ये कर सकेंगे? सर पाकिस्तान इज प्रैक्टिकली अंदर अपार्थाइड, ठीक है। कर सकेंगे क्या? वो कर रहे जरूर हैं इस वक्त, लेकिन इनका मसला ये है कि ये कोई इतने बड़े, या तो इस करने की वजह से जो कहते हैं कि हम तो देखो चाइना में भी इस तरह होता है, मिसाल देते हैं, तो चाइना के अंदर से जो गरीब लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, या चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है, लोग तो चाइना की याशी कर रहे हैं फिर इस तरह। तो आपके तो लोग आप भूखे नंगे मार रहे हो, सिर्फ आप एक पर्टिकुलर तबका जो अपना आपने बनाया हुआ है मिलिट्री जनता का, सिर्फ उसको आप उठाना चाहते हो ऊपर, और उनके क्रोनीज को उठाना चाहते हो, क्लेप्टोक्रेसी उठाना चाहते हो। उनको कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उनके पैसे पहले डॉलर्स के अंदर पड़े हुए। गरीब फौजी, ब्रिगेडियर एंड बिलो, जवान तक मारा जा रहा है, 90% फौज।
मारी जा रही है, अवाम मारी जा रही है, 90% 95% अवाम मारी जा रही है। भूख महंगाई का ये आलम है सर, हालात इसके किस्म के हुए हैं, डॉलर का रेट आपके सामने है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी निल है, सॉफ्ट पावर पाकिस्तान की तबाह कर दी है इन्होंने। आप मुझे बताएं सर के पीछे रह क्या गया है कि ये इन लोगों को फिर क्यों बंदा इनको जो है वो सर के ऊपर बैठाए, और फिर किस तरह पाकिस्तान के अंदर अपार्थाइड नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त फस्तायत नहीं है, पाकिस्तान में ऑल ओके किस तरह है सर? ह्यूमन राइट्स वॉच वाले पागल है आपके ख्याल के अंदर? ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस पागल है सारी की सारी सर? आप मीडिया एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन मेक सम पीपल फूल समटाइम्स बट यू कैन नॉट मेक एवरीवन फूल एवरी टाइम ना सर, वही यही बात है ना आखिरकार आके। सो तो देयरफॉर जी, जी, प्लीज। जो कुछ आप कर रहे हैं सर वो तो नजर आ रहा है, कौन कौन मुझे नहीं कहता। आज मैं आपको मैं मिसाले बाय नेम में आपको आप आज इंक्वायरी खुले मैं आपको बताऊंगा। वो सलमान अहमद हमारे जनून आलम की फैमिली उठाई हुई है, मेरी मां को नहीं उठा के लेके गए, मेरी फैमिली को नहीं उठा के लेके गए, अभी भी मेरे जो है वो लोगों को उठा रहे हैं जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं, पहले भी उठा रहे थे अब भी उठा रहे हैं सर। मैं तो आपको अपनी विटनेस स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सलमान अहमद ने मुझे जाती तौर के ऊपर बताया कि ये कुछ हुआ है। यार कौन अहमद अजहर का 84 ईयर्स के वालिद साहब को नहीं उठा के लेके गए आपके ख्याल के अंदर? आप मुझे बताएं कि वो अफजल चंद साहब के वालिद साहब को ले लो पीटीआई के सपोर्ट करने के लिए, नहीं लेके गए। रोहिदाद यार 96 साल का रोहिदाद को अरेस्ट करने गए थे। अंदाजा करें सर, आप अंदाजा करें बस सर, बदमाशी और फस्तायत और बार्बरिज्म का ये आलम है। क्यों है? क्योंकि आपने फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर के हवाले सिस्टम किया हुआ है। ये फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर जो है या इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो हैं, ये मोरालिटी के ऊपर तो काम नहीं करते एंड जस्टिफाइज द मीन्स के ऊपर काम करते हैं, और ये सारे काम करते हैं सारे। और ये इनको आदत कहां से पड़ी है? ये इनको आदत पड़ी है सर बलूचिस्तान में, जब आपने जनरल मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद तक तो ठीक था, लाल मस्जिद आपने जनरल मुशर्रफ को 2-3 साल मजीद चाहिए थे ना, लाल मस्जिद करवा दी। उन्होंने कहा जी आई एम द स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम द एंटी टेररिज्म किंग ऑफ द वर्ल्ड। आपको 2-3 साल तो मिल गए, लेकिन आपने पाकिस्तान फौज का बेड़ा गर्क कर दिया। आपके उसके बाद उससे उसी साल 70 सुसाइड अटेम्प्ट ब्लास्ट हुए हैं, खुदकुश, उस साल जिसने आपने लाल मस्जिद कराई है। उसके बाद से आपके कंट्रोल में सिचुएशन रही नहीं, तो फिर मेरे और मेरे भाइयों ने, हमने अपनी जानों का खून का नजराना देके 80,000 पाकिस्तानियों ने अपने खून का नजराना देके हालात जो है वो कंट्रोल में किए। और अफसोस की बात यह कि अगली तरफ जो लोग बैठे थे वो भी हमारे अपने थे। इट वाज अ वॉर विद इन। अब हमने जब सब कुछ कंट्रोल कर दिया, हमें रात को ख्वाब में भी जनाजे आते थे सिर्फ। हमने जब सब कुछ कंट्रोल किया, अपने यारों को अपने हाथों से कब्रों में उतार के सब कुछ कंट्रोल किया, आप दोबारा वापस उसी आग में धकेलना चाहते हैं। मुल्ला और जनरल्स का ये जो नेक्सस है, जो म्यूचुअली बेनिफिशियल और म्यूचुअली प्रॉफिटेबल अगवान जहां से चल रहा है, आप दोबारा उसको री इन्वेंट करना चाहते हैं ताकि माल पानी आ जाए आपका, ताकि डॉलर आ जाए आपका, और हम आपको ये करने दें। सर मेरे जवानों ने जो मेरे हाथों में जो जान दी है, उनके खून का कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे भाइयों को, मेरे कोर्समेट्स, मेरे यूनिट ऑफिसर जहां जहां पे मैं रहा हूं, मेरे कोलीग्स ने जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देके ये हालात कुछ ठीक किए हैं, उनके खून का कर्ज है मेरे ऊपर। और अल्टीमेटली इट्स अ पॉलिटिकल इशू, और पॉलिटिकल तरीके से इसको हल होना था। इमरान खान ने आके इसको हल किया। आप दोबारा वही काम खोलना चाहते हैं क्योंकि आपको डॉलर चाहिए और हम आपको करने दें। सो आदिल, मैंने तो, मेरा एक बड़ा क्लियर व्यू है, बड़े सालों से, डेकेड से है, बट मैंने फॉर्मली उसको बहुत लिखना शुरू कर दिया है कि दी सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ पाकिस्तान की जो तबाही और बर्बादी का सिंगल सोर्स है ना, वो पाकिस्तान आर्मी चीफ की बेलगाम, बेकाबू, अनअकाउंटेबल पावर है, जिसकी वजह से वो अगर कोई गलत आदमी ऊपर आ जाए, वो इस तरह उसको मिस यूज और अब्यूज करता है कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होगी। और ये हम 1958 से देख रहे हैं। आपने वो बात की थी ना, पता नहीं कि वो अयूब की कि जी वो क्यों उनको करते हैं। मैं आपको सिर्फ बताऊं, जब उन्होंने मूसा को आर्मी चीफ बनाया, मूसा वाज द मोस्ट यूजलेस ऑफ द आर्मी चीफ्स जिनको थे। और मैं आपको नाम बताता हूँ जिन जिन लोगों को उन्होंने सुपरसीड किया: जनरल आदम खान, एम ए लतीफ, जनाब शेर अली, जनरल यूसुफ, जनरल हाजी इफ्तिखार, जाइंट्स थे अपने जमाने के, उनको कर दिया। और उसके बाद बनाया याया को अडल्टरर, वुमनाइजर, ड्रंकर्ड, और वो भी इतने जबरदस्त जबरदस्त जो और अफसर थे, उनको जनाब सुपरसीड किया। ये हमारी आर्मी की जो लीडरशिप की तबाही हुई है ना, शायद अगर इसमें अच्छे लीडर आते तो ये आर्मी रिफॉर्म हो जाती है, अंग्रेजों के ये कराए के पिट्ठू ना रहते जो जिस तरह अदर है। और आज हम देख रहे हैं किस किस्म का बाजवा और आसिमा है। तो मेरा सवाल ये है, जो आप बात करें कि बड़ी बर्बरियत है, फस्तायत है, ये इस तरह कर रहे हैं, इन्होंने पूरा अपार्थाइड स्टेट बना चुका है, जो मैंने आपसे कहा था ना कि कामयाब होंगे। मेरा सवाल था कि लॉन्ग टर्म में ये कामयाब हो जाएंगे या ये हालात तब्दील होंगे? सर देखें, ये कोई नई स्ट्रगल नहीं है जो स्ट्रगल इस वक्त चल रही है। आपकी स्ट्रगल पहले भी इसी तरह 75 साल कौम की तारीख में कोई इतना लंबा अरसा तो होता नहीं है सर। पहले भी हालात आए हैं, अब भी हालात जो है बने हुए हैं। आपका मेन इशू ये है कि 1947 में हमें, हमारा ये ख्याल है, हमें ये बताया गया और हमने ये समझा कि हम जो है आजाद हो गए। Whereas 1947 में सिर्फ एक सेरेमोनियल शिफ्ट ऑफ जो है हुई थी, कमांड कह लें, यूनियन जैक नीचे आया और हमारा क्रेसेंट ऊपर गया बस। जी सर, वो सेरेमोनियल शिफ्ट था कि आपने वो आजादी, गुलामी की जंजीरें टूटी नहीं थी, आपने सिर्फ गुलामी की जंजीरें अंग्रेजों की उतार के अंग्रेजों की ट्रेन शुदा आर्मी की पहन ली थी। भाई इतना सा फर्क हुआ था सर, ठीक है। और वो बात रियलाइज फौज के अंदर भी लोगों ने नहीं की और ना ही बाहर लोगों ने की, लेकिन ऊपर लेवल के ऊपर ये मुआहदा था। तभी जिस जनरल अयूब खान को ऐसे थोड़ी उन्होंने दे दिया था सर, वो क्या विक्टोरिया क्रॉस दिया था, क्या दिया था सर?
तो अब भी आज दिन तक अगर आप देखें तो ये एक सेगमेंट ऑफ, देखें हमारे यहाँ तो सिर्फ एक डीप स्टेट है और एक ही पावर सेंटर है जो आर्मी चीफ चला रहा है। यहाँ पे यूके में और अमेरिका में भी देयर आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट पावर सेंटर्स। कोई एक डीप स्टेट की अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, मुख्तलिफ है, और कभी कोई प्रिवेल कर जाता है, कभी कोई प्रिवेल कर जाता है। इस वक्त जो डीप स्टेट्स हैं उनमें से दो ऐसे सेगमेंट्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट तो जरूर करें, लेकिन क्रिटिकली उनको देख रहे हैं, क्योंकि उनकी पब्लिक को हम क्यों यहाँ पे यूके में एहतजाज करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज सपोर्ट मी थ्रू माई पेट्रियन के जी। हम एक इंग्लिश स्पीकिंग इस वक्त एफर्ट मैंने शुरू की हुई है। मैं व्लॉग्स भी, मैं पॉडकास्ट भी इंग्लिश के अंदर कर रहा हूँ जॉर्ज गैलवे के साथ, और वॉरियर क्रीड जो है माजिद नवाज और उस्मान राजा के साथ भी मैंने अभी प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ परसेप्शन हियर इन द यूके एंड द यूएसए में वाशिंगटन डीसी में 2 दिन पहले हमने जो है एहतजाज किया। अगला फ्राइडे में जो है न्यूयॉर्क में एहतजाज है, पाकिस्तान एम्बेसीज के बारे में एहतजाज करें, बिकॉज हमने पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है और पब्लिक प्रेशर क्रिएट करना है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पावर सेंटर पे, चाहे वो अमेरिका में जो है वो पेंटागन और सीआईए हो या यहाँ पे पावर सेंटर हो स्पेसिफिक, हमने उनको बताना है कि पब्लिक प्रेशर है। हमें पता है कि आप जो व्हाट्सएवर यू आर डूइंग वो प्रमोट कर रहा है ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड वो डीप स्टेट करप्शन प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से टेररिज्म हो रही है, और इन मुल्क, आपके अपने मुल्कों के अंदर होती है टेररिज्म, फिर इस वजह से जो आप वहां पे कर रहे हैं। तो इसलिए इस सारी चीजों को एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमने एफर्ट करनी है, और हम एफर्ट करेंगे तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा सर। ये इस वक्त अगर इनके कंट्रोल में इतना कुछ होता ना सर, तो ये इतने बयानियां क्रिएट करने की और इतनी लंबी जो एलैबोरेट किस्म की ग्लोबल प्रोपेगेंडा कैंपेन्स जो ये चला रहे हैं, इनको चलाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर इनको मजबूरी है, इनको पता है कि हमने जो है वो बयानियां अपने कंट्रोल में रखना है, जो इनके कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो जो हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट है भी चंद पावर सेंटर्स की लंदन में या वाशिंगटन में, वो भी नहीं रहेगी। ये तो पहले भी उन्होंने, जब उनको कन्वीनियंट नहीं लगा, उन्होंने इनको डंप कर दिया, अभी डंप कर सकते हैं। ज़ियाउल हक का अंजाम याद नहीं है आपको क्या? ये जो डंप की बात है ना आदिल, जो मैं चैटर सुन रहा हूँ, और चैटर कुछ मैं आर्टिकल्स में देखता हूँ, इट स्टार्टेड विद द इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूएन, वो चैटर सब बता रही है कि द वेस्ट इज एक्सट्रीमली वरीड। और इकोनॉमिस्ट खास तौर पर, बिकॉज वो माउथ पीस है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, उसका बहुत बड़ा माउथ पीस है। तो दूसरी खबर स्ट्रेट अवे कह रहा है जनरल गो बैक होम। और डीजीआईएसपीआर की इतनी जरूरत नहीं है, उसके अंदर इतनी वो नहीं है सर जो होती है, आपको पता ना क्या चीज होती है कि वो डायरेक्ट उसको रिस्पांस कर सके। तो ये पंजाब पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के चैनल लेके जो है उनको जवाब दे रहे हैं, तुम्हारे अब्बा है वो तुम्हें बताएंगे, अभी तो सिर्फ तुम्हें पैगाम रसानी हो रही है और तुम उसकी वजह से कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हो। आपको मैं बताऊं सर, मेरी वालदा को अभी पब्लिकली डिनाउंस करने पे जो दोबारा पैगाम दिया गया, मुझे पहुंचाया गया कि यार इसको पब्लिकली डिनाउंस करके इन रिटन उनसे लिया, मुझे डिनाउंस किया गया है और पूरे खानदान की तरफ से उनको मिलाया गया है कि जी पब्लिक डिनाउंस करो, या इसको कहो कि हमारा नाम लेना छोड़ दे। इनको इतनी तकलीफ है नाम लेने से, इतनी तकलीफ है, इतनी शदीद, अपने काम करने, आईना देखने से इनको इतनी घिनौनी और गंदी शक्ल अपनी देखने से इतनी शदीद तकलीफ है, इतनी शदीद तकलीफ है। तो सर नाम लेने से फर्क पड़ता है ना सर, ये जो हम कर रहे हैं फर्क पड़ता है ना, चाहे 4 बंदे कर रहे हैं जाके, चाहे 10 बंदे कर रहे हैं, चाहे 14 करें, चाहे 1400 कर रहे हैं, चाहे 14 लाख कर रहे हैं, इनको फर्क पड़ता है, इनको शदीद फर्क पड़ता है सर। और ये हम करते रहेंगे तो आएगा ही आएगा चेंज सर, क्यों नहीं आएगी सर। आदिल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये बात की है कि फर्क पड़ रहा है, और फर्क का मुझे ये बताया गया है कि 2 खबरें हैं। एक वो पुरानी खबर है, आपको शायद पहले भी जिक्र किया होगा, कि जो सेंटकॉम और स्टेट डिपार्टमेंट में पॉलिसी एनालिस्ट से लेकर ऊपर तक, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर वेरी डिस्पॉन्डेंट अबाउट आसिम मुनीर, के मतलब हम इससे डिसअपॉइंटेड, डिस्पॉन्डेंट, अब इसमें हमारा फेथ नहीं रहा। एक ये, दूसरा इसका एक वो अनसब्सटेंशिएटेड है कि इसकी एक ब्रीफिंग दी गई है कि ये मेंटली अनहिंज्ड है, ये ही इज नॉट इन टोटल कंट्रोल, और इस जैसे आदमी को आर्मी का चीफ रहना और न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर रहना बहुत है, ये अनगाइडेड मिसाइल। खलीलजाद ने लास्ट महीने ये बात बोल के कर दी थी, और उनको आगे से उनको जवाब देने के लिए टाउट्स छोड़े गए, एस्टैब्लिशमेंट के हकानी टाइप के जवाब देने के लिए टाउट्स छोड़े गए, अमेरिका के अंदर बैठ के खी करने वाले। ओ भाई, वो बंदा कोई जो ही इज वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स ओवर देयर, पॉलिसी मेकर है, और उसको हुसैन हक्कानी अपने आप को क्या समझता है? ही इज अ पॉलिटिकल टाउट, ही इज अ पॉलिटिकल पिंप फॉर द नवाज एंड जरदारीज, एंड आई एम अ विटनेस टू इट, एंड आई कैन टेल हिम एट हिज फेस व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। ये जवाब दे रहा है ज़लमाय खलीलजाद को, अंदाजा करें सर आप इनकी हालत देखिए। तो सर बात ये है कि वो जो बात कर रहा है ना ज़लमाय खलीलजाद, वो अपनी तरफ से नहीं पुकार रहा, वो एक, मैंने आपको जैसा कहा कि देयर इज नॉट ओनली वन पावर सेंटर, देयर आर मोर देन वन पावर सेंटर्स, मोर डीप स्टेट कंप्राइजेस ऑफ मोर देन वन पावर सेंटर्स इन द यूएस और इन द यूके। ही इज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द पावर सेंटर्स इन द डीप स्टेट, जो कह रहा है पागल है थोड़ा चीफ, ये तो बटन दे देता है न्यूक्लियर, तो कट दूं, जान छड़ाओ को दूं, एंड दिस इज अ ग्रोइंग परसेप्शन, ये होगा सर काम। जी सर। और इसी को आगे चलाते हुए ना, और आई थिंक चूंकि अगर हमें पता है, आपको पता है, मुझे पता है, दुनिया को पता है, ज़लमाय खलीलजाद ने कह दिया तो सारी दुनिया को पता चल गया, पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को पता चल गया कि जी ज़लमाय खलीलजाद कह रहा है कि ये पागल आदमी है। तो इसका मतलब है इसको भी पता चल गया। इस तरह इसमें अकल है कि इसको पता है कि इसको डंप करने वाले हैं, वो टिश्यू पेपर या जो दूसरी चीज इस्तेमाल करके फेंकी जाती है, उस तरह इसको इस्तेमाल करके फेंका जाएगा। तो ये डेस्परेट हो गया है अपना कंट्रोल जाहिर करने के लिए कि मैं आई एम इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, तुम फिक्र ना करो, मैं इलेक्शन भी कराऊंगा, मैं कंट्रोल भी करूंगा। और ये जो आपने तबाही और बर्बाद किस्म की
बर्बरियत देखी है ना, वो इसकी निशानदेही करता है कि ही इज़ डेस्परेट। मैं तो एक मफरूज़ा मेरा ये है कि इस आदमी के पास ऑप्शंस ही कोई नहीं रहे। ये जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो रेत बन के ढेर हो जाती है, जिस चीज़ पे हाथ डालता है रेत बन के ढेर हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इस तरह इवॉल्व होगी। बट मैं दूसरी जगह पीटीआई की तरफ एक थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी को जो रिलीज़ किया है और उसने जाके जो अपनी बातचीत की है, अपने जो बड़े दाँत दबा-दबा के वो करता है, उसके ऊपर मुतल्लिक आपका क्या है राय? सर मुझे पता है कि आपके जो है एप्रीहेंशंस हैं अबाउट शाह महमूद कुरैशी, लेकिन मैंने बड़ी डीपली इसको डिग किया और मुझे अभी तक कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं मिल रहा जिस तरह फवाद चौधरी का मुझे शुरू से इंडिकेटर्स थे मेरे पास। मुझसे पूछा गया बिहाइंड क्लोज डोर्स, मुझसे पूछा गया और मैंने बताया कि जर्नलों को बहुत तकलीफ है इसकी अरेस्ट की, और 2 दिन में इसको छोड़ा गया और वो गए इमरान खान साहब से, ने कहा जी मेरा टिकट अलग था तो मेरी बीवी को भी आप टिकट दो। लेकिन सर जहां तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है, तो मुझे आपकी अप्रीहेंशन सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत बहुत से लोगों की अप्रीहेंशंस हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, एस्टैब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक है, सब कुछ। मैंने सर इसके ऊपर जितना भी डिग किया, मुझे अभी तक, आई एम नॉट saying anything else, but don't misquote me, मैं एग्जैक्टली कहता हूँ मुझे अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिली, कोई ऐसी कोई इस किस्म की जो है वो कंस्पिरेसी तक नहीं मिली। कंस्पिरेसी थ्योरीज तो जो पुरानी है वो है, कोई नई इस किस्म की नहीं मिली कि मुझे लगे कि जनाब ये बंदा जो है डिच कर रहा है। असद उमर के बारे में मिली है, खुल के मिली है, मैंने उनको चैलेंज किया जाके, मैंने कहा आप प्रोजेक्ट रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का होपफुली हिस्सा नहीं बनने जा रहे, मैंने उनको टॉन्ट भी किया। और उनके अलावा जो है वो अली जैदी को मैंने आपके सामने कहा था, फिर मैंने उनको शाबाश भी दी थी जब उन्होंने डिच किया, फिर दोबारा उन्होंने जाके एसी वाले कमरे में नवाब साहब में बैठे हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं छोड़ रहा हूं पार्टी। मैंने बात मेरी साबित हो गई, ठीक है सर। जो बट आदिल ये तो खबर सही है ना कि ये जेल में, अडयाला जेल में नहीं थे, सेफ हाउस में रहते थे। नहीं नहीं सर, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अडयाला जेल में थे और नेगोशिएशंस के लिए उनको ले जाया जरूर गया है, मुख्तलिफ जगह के ऊपर अगर लेके जाया गया है, लेकिन रह वो जेल में ही रहे थे सर। और ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये खबर गलत है जो दी जा रही है। ठीक है उनके पास फैसिलिटीज 1 लाख अगर थी तो यार फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान रहा हुआ है बंदा, उसकी एक बड़ी ग्लोबल स्टैंडिंग है। लेकिन सर मुझे इस किस्म की कोई चीज मिली नहीं कि वो डिच कर रहा है। जिन जिन के बारे में मिली खुल के मैंने लिखा है सर, मैं क्यों रखूंगा, मेरा कोई लेना देना तो है नहीं शाह महमूद साहब के साथ या फिर किसी भी और के साथ। जिस तरह खुल के होता है, मैं शराफत को मैंने एक्सपोज किया तो आग लग, बल्कि मैंने तो एक्सपोज उसको उस वक्त तक नहीं किया जब तक उसने एस्टैब्लिशमेंट से डील करके मेरे ऊपर बकवास नहीं की, तो फिर मुझे एक्सपोज करना पड़ गया। उसके ऊपर जो है वो उस्मान रियाज जो है वो भी कूद पड़ा। तो मैं खामोशी रखता हूं सर, क्योंकि मेरी बातें साबित ग्राउंड के ऊपर हो जाती हैं। अगर मैं आगे बोलने के ऊपर आ गया तो इस वक्त वो एग्रीव्ड है, उन फैमिली में उस पर बात नहीं करता, लेकिन जब वक्त होगा तो फिर कर लेंगे बात जब करनी हुई तो। लेकिन सर बात यह है कि ये मैं तो जो मेरे पास मेरी खबरें सच्ची साबित होती हैं, यही तकलीफ है। मेरे जो लोग टॉन्ट क्या करते हैं, टारगेट करते हैं मेरे सोर्सेस को, मैंने उनको नाम खामोश मुजाहिद दिया, उनको टॉन्ट वगैरह करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी खबरें 100% सच साबित होती हैं। और बयानिया नहीं बिल्ड होने पा रहा जो है इस वक्त तक, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया कंट्रोल होने ही नहीं दिया उन खबरों ने। ये जो हम एडवांस बता देते हैं इस वजह से एक्सपोज इनको कर देते हैं। तो उसी चेन में मुझे ये पता चला कि शाह महमूद साहब को मुसलसल ऑफर की गई है कि बड़ा ही जोर लगाया गया, अखीर किस्म का जोर लगाया गया कि, और हर किस्म की धमकियां भी दी गई हैं और हर किस्म के जो है वो आगे से जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है उनको चीजें कही गई हैं। लेकिन शाह महमूद साहब ने और कुछ नहीं तो उन्होंने भी बहुत कुछ अपने पास भी रखा हुआ है जर्नलों के ऊपर। उन्होंने फिर आगे से बोला है कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, फिर तो उसके ऊपर फिर उनके पास जलते हैं। लेकिन शाह महमूद साहब, मेरी इतलात जो मुझे मिली है वो ये है कि ही रिफ्यूज टू गिव इन टू द प्रेशर। ओके चलो, वी विल टेक इट लाइक दिस। आदिल मेरे पास कुछ खबरें आई थी अबाउट कोर कमांडर हाउस, कुछ तो खैर आम है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ खबरें आई थी। एक खबर आई कि जी ये जो जब कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ है ना, तो ये अंदर की खबर आई है कि जी एक पूरी प्लेटून 30 बंदों की पूरी प्लेटून एक सूबेदार के अंडर कमांड में हथियार लेके अंदर थी जो बाहर नहीं निकली। उस जेसीओ ने यूनिट को इन्फॉर्म भी नहीं किया। यूनिट वाले कहते हैं जी हमारे जेसीओ ने नहीं इन्फॉर्म किया कि क्राउड आ रहा है घर की तरफ। तीसरी चीज ये बताई गई कि क्यूआरएफ कहती है कि जी हमें किसी ने नहीं कहा कि जाके आप वहां जाओ। अब उसको वो इंतजार किस चीज का कर रहे थे। सीओ गार्ड बटालियन अभी तक किसी ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं पूछे सीन ऑफ इंसिडेंट के, उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। ये मुझे फिर में आता है कि जी कोई जब आग लगी कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, हालांकि सिविलियन फायर ब्रिगेड भी है, आर्मी एविएशन की करीब है, ऑर्डिनेंस डिपो की है, एयरफोर्स की है, अलाहाबाद एयरपोर्ट की है, कोई नहीं आई। फिर बताया जाता है, ये बड़ी एक यार इंटरेस्टिंग बात है, ये जीएचक्यू की। उन्होंने कहा कि जी जीएचक्यू में व्हाइट होंडा सिविक गाड़ी है जिसका नंबर था CA767, जो कि रजिस्टर थी एक डॉक्टर अब्दुल मालिक के नाम, लेकिन ये नंबर प्लेट एक छोटी टोयोटा एक्सियो कार पे थी। इस कार एक्सियो कार किसकी होती है सर? आपको तो पता ना किसकी होती है। सारी की सारी ये इसकी है, डीसी की, ये डीजीसी की जो है। उसके अंदर शेयर सिटी कैमरा ने पहले उसको F7 में देखा उसी दिन 9 को, फिर उसको देखा जीएचक्यू के गेट के बाहर देखा, उसमें से 4 बंदे निकले, उन्होंने आर फौज का जो गेट पे एम्बुलेंस था उसको निकाल के तोड़ा। और ये गाड़ी आपने जैसे कहा कि ये अपने डीजीसी के जो लोअर स्टाफ होता है उनके पास होती है फेक नंबर प्लेट्स की। रेडियो पाकिस्तान के शवाहिद वीडियोस के साथ हैं कि पुलिस और उनके साथ लोगों ने आग लगाई थी रेडियो पाकिस्तान को। ये है जी मेरे पास खबर।
सर ये तो बात मैं आपको पहले ही 9th में ब्रेक कर चुका हूं कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस सेक्शन का ये प्रोजेक्ट था, उन्होंने लीड किया इसको, और उसके अंदर गुलू भट्ट भी शामिल थे, और गुलू भट्ट के अलावा उनको बंदे प्रोवाइड किए गए थे आगे काम करवाने के लिए। सरकारी एहलकार थे जिन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। सर मैं तो इसके ऊपर डिटेल एक्सपोजर कर चुका हूं ऑलरेडी सर। अच्छा, और इसका मैंने जिक्र इसलिए किया कि अब जो ये मिलिट्री कोर्ट्स की बात चली है ना, जी तो सर। मुझे एक बंदे ने 3 लाइनर भेजा है। वो कहता है जी एक डॉक्यूमेंट से निकाल के भेजा है। उस 3 लाइनर में लिखा हुआ है, once the military installations are set on fire and attacked, this will give us cause to approach the federal government to invoke Pakistan Army Act and the setting up of military courts to try PTI people as terrorists, declare the PTI as terrorists, and involve Imran Khan as the person who instigated these attacks. ये पूरा एक मुझे उसने ना तस्वीर लेके ना, मैंने सर दिस वाज द प्लान 18 मई को मैंने प्लान किया, स्पेसिफिक एक्सपोज किए हैं सर। वाजिद अजीज मुझसे शदीद नाराज हो गए, उसके बाद मेरी वालदा भी उठाई गई, सब कुछ उन्होंने इनकार कर दिया, उनकी रिकवरी में भी कुछ करने को मुझे पता ये चला डीजीएमआई जो है, तो मैंने क्योंकि वो एक्सपोज मैंने उनको किया, तो जाहिर बात है ये बात तो सर मैं इसको एक्सपोज 18 मई को कर चुका हूं सर। तो आदिल, सो डू यू थिंक, देखिए लीगली मैं पूछा था लॉयर से, फिर मैंने खुद भी पढ़ा, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दोनों जो है, एक ने सनसेट क्लॉज था 2017 में खत्म हो जाएंगे, दूसरा था 2019 में आर्मी कोर्ट्स खत्म हो जाएंगे। बल्कि वो अजमल मियां जो है ना, जब मुशर्रफ वांटेड टू ट्राई नवाज शरीफ मिलिट्री कोर्ट्स में, तो अजमल मियां ने जिसको खत्म करवा दिया था, उसने किसी को कहा कि नवाज शरीफ से कहो मैंने इसकी जान बचाई है, वरना आज ये मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्राई हो रहा होता। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स की तो कोई लीगल जवाज है ही नहीं, बट हमने कोई देखा नहीं एक्शन सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि इमरान ने जो पिटिशन फाइल की थी हामिद खान के थ्रू इसी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ये जो इंसिडेंट है 9 मई का, उसकी पिटिशन वापस कर दी रजिस्ट्रार ने, ये कह के कि जी हमें प्रूव करें कि इसमें फंडामेंटल राइट्स कैसे, और उसमें इलेक्शन की डेट की ताखीर और ये सारी चीजें थी। तो हमें प्लीज बताएं इसमें फंडामेंटल राइट्स कौन की कैसी इन्फ्रिंज होती है। तो फिर उसने वापस कर दी। सर देखें बात फिर वही है कि अल्टीमेटली ये जो कुछ हो रहा है कंस्पिरेसी थ्योरीज बना के इमरान खान को डिसमेंटल करने का जो प्लान है वो नवाज शरीफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको हम मुतअद्दिद बार जो है एक्सपोज कर चुके हैं और एक्सपोज करते आए हैं। और ये अल्टीमेटली ये गेम प्लान सारे का सारा वही चल रहा है, नवाज शरीफ जो डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि उसने नवाज शरीफ ने काबू कर लिया था पहले जनरल बाजवा को, और अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर को काबू कर लिया है। तो सर अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो आपको नजर तो बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है कि ये जो कुछ चल रहा है ये सारे का सारा इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर, यू नो। तो व्हाट इनिशिएटेड द रेजिम चेंज ऑपरेशन जो शुरू हुआ है, वो प्लान से प्लान चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सारा प्लान इनके जो बयानिया साथ बनाना चाहते हैं, कर तो ये अपनी मर्जी रहे आज दिन तक बाज नहीं आए, लेकिन उसके साथ जो इंटरनेशनल इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं कि नहीं हम जो भी कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, और ये तो असल में जो कुछ भी हो रहा है लीगली हो रहा है, तो वो फसाद जो ये क्रिएट करना चाह रहे हैं ना सर, वो इनसे हो नहीं पा रहा सर। ये झूठ लोगों को ऊपर जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को मनवाना चाह रहे हैं वो कोई मान नहीं रहा सर। मीडिया कंट्रोल करके, पाकिस्तानी मीडिया 100% कंट्रोल करके, सोशल मीडिया बंदे चुक के, इमरान रियाज सच बोल रहा था चुक लो उसको, पाकिस्तान से बाहर है उसके मापियों को चुक लो, आदिल राजा की मां को उठा लो, इस तरह की हरकतें करके ये जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं नैरेटिव, ये फिर भी इनके कंट्रोल में आ नहीं रहा, क्योंकि मेरे और आपके जैसे चंद सरफरे जो है वो बोल रहे हैं, तो अब जो है वो उनके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और साइबर बुलिंग और हरासमेंट वगैरह यही काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पा रहे किसी भी तौर के ऊपर। मतलब एक जगह जाते हैं दूसरी जगह जाके काम उनका पुठा हो जाता है सर। ठीक, आज आदि लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज समथिंग जो मैं बार बार पूछता हूं, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, मैंने इतने फौजियों से पूछा। आदिल, ये आसिम मुनीर प्रमोट हुआ था 9 सितंबर 2018 को 6 जनरलों के साथ। 18 अक्टूबर 2018 मैं इसको क्यों लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड बोलता हूं सर? अच्छा ये जरा मेरा सुन लो, जो फैक्ट्स है ना बिल्कुल सही कहते हैं। 9 सितंबर 2018 को ये प्रमोट होता है सर। 18 अक्टूबर 2018 को ये डीजीआईएसआई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, डीजीआईएसपीआर अनाउंस करता है अखबार के साथ। 25 अक्टूबर 2018 को ये डीजीआईएसआई का ऑफिस अस्यूम करता है, ये भी डीजीआईएसपीआर ने खबर जाहिर की, सॉरी ये अपना क्या कहते हैं इसको, डीजीआईएसआई का ऑफिस ऑक्यूपाई करता है। सो 19 सितंबर को प्रमोट होता है, 18 अक्टूबर को इसकी अपॉइंटमेंट अनाउंस होती है डीजीआईएसआई, 25 अक्टूबर को ये बंदा डीजीआईएसआई का ऑफिस ऑक्यूपाई करता है फिजिकली बाय ऑल दीज थ्री। अब तो उसको 19 सितंबर 2022 को रिटायर होना चाहिए, तो दैट इज द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अगर हम आगे भी थोड़ा करते हैं, चलो यार उस दिन चलिए से रैंक नहीं लगाया, अच्छा यार 18 अक्टूबर को इसकी अनाउंसमेंट हो गई डीजीआईएसआई की, चलो जी उस दिन भी रैंक नहीं लगाया, लेकिन 25 अक्टूबर 2018 को जब इसने डीजीआईएसआई का ऑफिस अस्यूम कर लिया तब तो रैंक लग गया ना।
तो अगर रैंक लग गया 25 अक्टूबर 2018 को, तो 25 अक्टूबर 2022 को इस बंदे को रिटायर होना था। मुझे ये जवाब कोई अभी तक नहीं दे रहा कि ये 27 नवंबर तक कैसे पहुंचा। 20 अक्टूबर को रिटायर होना था, 20 अक्टूबर को। इन्होंने मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक्स जो हैं वो वर्दी रैंक लेट पहने और एंटी डेट सीनियरिटी जनरल बाजवा से अप्रूव करवा के ले ली, क्योंकि इनका प्लान पहले से था ये कार्रवाई डालने का। दैट इज व्हाट हैपेंड सर। तो इसको एंटीडेट कहां मिली है, वो किधर है, वो कौन सी कागजी कार्रवाई है, किधर, मुझे, मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, फौजियों से पूछ रहा हूँ। कोरो में एक आपने कोरो कराना था, टोटल कोरो में पड़ा होगा, कोरो में करवा के रखा होगा सर। तो यार इसकी तो पहला कोरो निकाला था उन्होंने 5 दिसंबर का, वो तो फैज हमीद ने जाके पे चूचू ची 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 की बाजवे को, तो उसने 5 दिसंबर से 27 नवंबर, तो इसका तो ये चूचू का मुरब्बा बना हुआ है यार। ये 9 सितंबर को प्रमोट होता है, 18 को ये रैंक अपॉइंटमेंट मिलती है, 25 को ये रैंक लगाता है, फिर ये जाके 5 दिसंबर इसकी कोरो होती है, फिर इसकी 27 नवंबर कोरो होती है। ये क्या बकवास है, ये क्या, व्हाट इज दिस, कुछ मुझे समझाओ यार। सर बेसिकली तो बादशाह सलामत की मर्जी थी, और बादशाह सलामत को अंकल जान जो हैं, जो अंकल कह रहे थे, अमजद अंकल कह रहे थे, अंकल एजाज कह रहे थे, अंकल एजाज जो कहते थे वो सारे सुनते थे। अंकल एजाज की हालत ये थी कि अंकल एजाज ठक फोन उठा के डायरेक्ट एजी को कहते थे, क्योंकि वो एजी के बाप के दोस्त थे। एजी के बाप ने उनको जो है वो प्रमोट होने दिया था, दोबारा उनका निकाह पढ़वा के, इसलिए जो है वो एजी को भी कहते थे, बेटा जी ये एंज कर दो, कोरो एजी के अंडर है, हो गया काम बस। तो ये तो सर बाकायदा तौर You know, that makes sense. That makes sense. This I now understand. It is Ijaz Amjad who would have influenced all this जी nonsense. सर, जी सर, जी सर, बिकॉज़ वो तरीके तो निकाल ले। आप मुझे बताएं किस कानून के तहत दोबारा निकाह पढ़ के जो है वो मजहब के खाने में एमडी को, कादियानियत को चेंज करके सुन्नी मुसलमान लिखा जा सकता है, दोबारा निकाह पढ़वा के, मतलब उस वक्त जनरल जीएम मलिक ने ये काम करवाया था, नहीं करवाया था, आप मुझे बताएं। जनरल असलम बेग वांटेड नहीं, वो उनके जनरल असलम बेग के सेक्रेटरी थे, पीएससी थे, हुआ था ना ये काम सर। ये लेकिन काकड़ ने नहीं प्रमोट किया लेफ्टिनेंट जनरल, खानदानी आदमी था सर। यहाँ पे सर बाजवा वांटेड इट, हिज फादर इन लॉ शोड देम द वे, एंड बस ठीक है, हो गया। यहाँ पे कौन सा कानून है सर, यहाँ पे जंगल का कानून है सर। सर मैंने लाइव जाना है इस वक्त, मेरे 8 मिनट रह गए, मैं ट्विटर और उसके अलावा लिंक्डइन, ट्विच, ओडिसी, रंबल और टिकटॉक पे मैंने नजर चौहान साहब और कल अकबर साहब के साथ लाइव जाना है। तो मैं से आपके प्रोग्राम से इजाजत लेता हूं अभी सर। बिल्कुल आदिल, इजाजत लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सैटरडे को हम कर रहे हैं सर प्रोग्राम, और उसमें ये डिस्कस करेंगे अपना सर इंशाल्लाह। आदिल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सुब्हान तआला आपको, आपकी फैमिली को, अहल याल को, प्यार, आपकी वालिदा को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी जो की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान के में बेचारे जो जिहाद में उनकी जान अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।